आज हम लोग इंटरनेट में जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है। तो ये हमने आपके सामने एक नोट्स कुछ ओपन करके रखा है। तो चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम जहां पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी संरचना को, ऐसी व्यवस्था को ही नेटवर्क कहते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे लाइन बाय लाइन डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर होस्ट कंप्यूटर्स, या फिर आप कह सकते हो कि नोड्स। नोड्स भी हो सकते हैं, होस्ट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स या होस्ट या क्लाइंट्स या नोड्स आपके जब भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, तो उस तरह की जो नेटवर्क फॉर्म होगा उसे कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाएगा। बेसिकली जो इस नेटवर्क में कनेक्टिविटी होगी वो आपकी दो तरीके की होगी। या तो आपका वायर्ड कनेक्टिविटी होगा, या तो फिर कौन सा कनेक्टिविटी होगा, वायरलेस कनेक्टिविटी होगा। अगर वायर्ड कनेक्टिविटी होगा तो क्या होगा, वो फिजिकल मीडियम यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि द कनेक्टिविटी कैन बी फिजिकल बाय यूजिंग व्हाट, केबल्स, और वर्चुअल। तो एक कनेक्टिविटी आपकी वर्चुअल हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था नेटवर्क का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली नेटवर्क बनाते क्यों हैं? नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो अगर हम www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं आपस में, दुनिया भर के कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो उस नेटवर्क को क्लासीफाई किया गया, उस नेटवर्क को क्लासीफाई किया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में या कह सकते हो कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया गया। क्यों? ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके और चीजें जो हो वो क्या हो, एक दूसरे पे कोलैप्स ना हो जाएं, मिल ना जाएं। इसीलिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क बनाए गए। तो कुछ कॉमन टाइप्स की अगर बात करें तो आपका होता है लैन, जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हो। नेक्स्ट वन इज योर मैन, जिसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हो। नेक्स्ट वन इज अ वैन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये तीन मेन टाइप होते हैं आपके नेटवर्क के। इसके अलावा भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और भी बहुत ढेर सारे नेटवर्क्स होते हैं। लेकिन मेनली जो नेटवर्क को डिस्टेंस और कवरेज के हिसाब से, नेटवर्क को डिस्टेंस और कवरेज के हिसाब से जो क्लासिफाई किया गया वो बेसिकली थ्री टाइप्स में किया गया। कौन कौन से? लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो इसमें हम बात करें तो जो पहला है आपका लैन, उसकी जो कवरेज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। मतलब बहुत ज्यादा दूर तक इसकी कवरेज नहीं होती है। बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क की बात करो तो यहाँ पे नाम ही में इसके लिखा हुआ क्या, लोकल। ये क्या होगा आपका, लोकल एरिया में होगा। मतलब लोकल विद इन अ रूम, विद इन अ बिल्डिंग, या विद इन अ प्रीमाइसेस आप बात कर सकते हो। जैसे किसी कॉलेज में पूरा कैंपस में नेटवर्क है, दैट वन इज अ कॉलेज लैन। किसी बिल्डिंग में है, किसी के घर में है, तो वो पर्टिकुलर उनका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो उसे ही बोलेंगे क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो छोटे जियोग्राफिकल एरिया में लोकल एरिया नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करते हैं, या किसी का पर्सनल नेटवर्क होता है, दैट वन इज योर लैन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें
मैन की, तो मैन आपका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो होता है वो आपका नेटवर्क विद इन सिटी होता है। अगर पूरे शहर में कुछ नेटवर्क्स फैले हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके केबल टीवी का नेटवर्क या जो लोकल नेट प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी अपना एक केबल बिछा लेते हैं। आप देखते होंगे सड़क के किनारे खंभों पे वायर, अलग अलग कंपनियों के वायर खींचे रहते हैं, सिटी केबल्स हो गया, हैथवे का हो गया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके मैन नेटवर्क होते हैं। तो बेसिकली मैन नेटवर्क की बात करें तो ये डेडिकेटेड नेटवर्क होते हैं किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, और बेसिकली कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी अलग नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो लैन के कंपैरिजन में इनकी रीचेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वैन की। तो वैन का नाम ही आप देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसका जो एरिया है वो काफी वाइड है। काफी वाइड मतलब कितना, तो जितना भी जियोग्राफिकल एरिया अर्थ पे अवेलेबल है, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया अर्थ पर अवेलेबल है, उन सब जगह पे इसकी कनेक्टिविटी बनती है। तो क्या केवल अर्थ, नहीं, अर्थ की बात छोड़ दो, आप समुद्र के बीच में भी, वाटर में भी इसकी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी विद द वायरलेस लिंक के हेल्प से, ठीक है। तो ये भी आपका वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से होता है। मेट्रोपॉलिटन भी आपका, मेट्रोपॉलिटन बेसिकली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वायर्ड ही होता है, लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश करी जाती है। फिर आपका लैन हो गया। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए कहानी पूरी लिखी हुई है, कहानी अगर नोट्स के पर्पज से आपको चाहिए होगी तो ये हम अपलोड कर देंगे, यहां से नोट कर लीजिएगा। बेसिकली जो इसमें लिखा था वो हमने बता दिया कि लैन बेसिकली क्या होता है, विद इन प्रीमाइसेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए लैन का यूज करा जाता है। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ में देखो, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक छोटा से पार्ट में एक लैन स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो ये सारे कंप्यूटर्स इस राउटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस की हेल्प से इस प्रिंटर या इस डेटाबेस सर्वर से क्या है, कनेक्टेड है प्रॉपरली। तो ये आपका लैन हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क में कई ढेर सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। हमारी बिल्डिंग का लैन, आपकी बिल्डिंग का लैन, और किसी दूसरी जगह का, मतलब उसी सिटी में किसी दूसरी जगह के बिल्डिंग का लैन, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, दैट वन इज योर वैन, ठीक है, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहोगे। अब ये आप मान लो इलाहाबाद में है, ये लखनऊ में है, ये कानपुर में है, ये बनारस में है, और सपोज दैट ये तो विद इन स्टेट हो गया। आउटसाइड स्टेट सपोज बैंगलोर है, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है। फिर अगर कंट्री की बात करें तो यूके, यूएस, चाइना एंड सपोज दैट पाकिस्तान। तो ये इस तरह से हर कंट्री वाइज या स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या लोकेलिटी वाइज जब छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ओनली, तो क्या होता है, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली कई लाइंस को ये भी कनेक्ट करता है, लेकिन इसकी रीचेबिलिटी वाइड एरिया नेटवर्क से कम होती है। इसकी रीचेबिलिटी क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क से कम होती है। तो बेसिकली इन सब कहानी के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने इंटरनेट पे। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, लैन, मैन और वैन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट को क्या बोलते हैं, इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब अगर n नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स को हम एक जगह स्टैब्लिश कर दें और आपस में उनकी कनेक्टिविटी कर दें, तो उनमें क्या हो जाएगा, इंटरनेट इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे बिल्डिंग में प्रिंटर लगा है, आपकी बिल्डिंग में प्रिंटर नहीं लगा है, लेकिन
वैन की हेल्प से हमारी बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग से कनेक्ट है, मतलब हमारा नेटवर्क आपके नेटवर्क से कनेक्ट है, तो आप अपने यहाँ से हमारे यहाँ के प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है? ग्लोबल। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। और बेसिकली ये भी केबल्स या वायरलेस मीडियम से आपका एक्सेस किया जाता है। तो बेसिकली इंटरनेट पे हम रियल टाइम में काम करते हैं। रियल टाइम इन द सेंस हम बोल रहे हैं, आपके पास तक आवाज तुरंत जा रही है। दुबई में आईपीएल का मैच हो रहा है लेकिन आप तक लाइव टेलीकास्ट आता है, ठीक है। अयोध्या में रामलीला हो रही है लेकिन आप तक लाइव टेलीकास्ट आता है। आपको फिजिकली अयोध्या या दुबई नहीं जाना है, आपको घर बैठे वो सारी सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क या विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको मिल जा रही है, ठीक है। तो इंटरनेट जो बना, इसकी कहानी पे बात हुई थी थोड़ी सी, फिर भी आज फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। तो 1960 में अमेरिका का एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, ठीक है, जिसको डीओडी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पे विचार किया कि जो लड़ाइयां होती हैं, जो वार होती हैं, वहां पे हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मैसेज बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगेंगे, तो जो कैजुअलिटीज का केस है वो काफी मिनिमम हो सकता है और विनिंग चांस जो है वो काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको आरपा नेट या डी आरपा बोलते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। तो आरपा नेट का फुल फॉर्म क्या था? एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी, ठीक है, एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी। और अगर डी आरपा की बात करें तो एडवांस के पहले क्या लगा दोगे? डिफेंस लगा दो, ठीक है। तो आरपा नेट जो आपका था, उन्होंने कॉन्सेप्ट को तैयार किया और उन्होंने बना दिया ये सारा नेटवर्क, और काम हुआ, डीओडी ने उस पर काम किया, और फिर उसके बाद 1969 तक ये सबको एक्सपेरिमेंटल मतलब वो किया गया, उसके को इम्प्लीमेंट किया गया, काम होता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मिलिट्री ने इसको बेसिकली उस समय यूज किया था अपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। फिर 1970 में इस पे काम स्टार्ट हो गया और 1978 से 79 तक इस पे काम चला। लेकिन 79 या 80 के आसपास उसमें कुछ ऐसे कह सकते हो कि परिवर्तन हुए कि आज का जो नेट आपके सामने है वो उसी का रिजल्ट है। तो बेसिकली डी आरपा ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का सूट पूरा यूज किया, एक प्रोटोकॉल बनाई जिसका नाम उन्होंने टीसीपी आईपी रखा, और उसी की हेल्प से इंटरनेट पे डेटा का ट्रांसफर किया। उसी की हेल्प से इंटरनेट पे क्या किया? डेटा का ट्रांसफर किया। बेसिकली टीसीपी आईपी की बात करें, टीसीपी आईपी इज नॉट अ सिंगल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स। ये पूरा एक स्टैक है, ठीक है। तो इसको सूट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैक बोला गया तो आप स्टैक भी बोल सकते हो। तो सब काम सही सही चल रहा था, लगभग 10 साल तक इस पे काम हुआ, 1978 से 1988 तक। फिर डीओडी ने कहा कि अब इस नेटवर्क का काम खत्म हो चुका है, इसको हटा दिया जाए। तो फिर से पूरा कैलकुलेशन करा गया, कैलकुलेशन किया गया, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी निकालने की। तो उसी टाइम अमेरिका में ही एक साइंस इंस्टीट्यूट था जिसको बोलते हैं एनएफएस नेट। क्या बोलते हैं? एनएफएस नेट। उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए और हम इसका यूज साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए और एजुकेशन के लिए करेंगे। तो आरपा नेट ने वो नेटवर्क विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया एनएफएस नेट को। एनएफएस नेट का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो 1992 में एनएफएस नेट ने उसी नेटवर्क को जो आरपा नेट ने डिजाइन किया था, उसी नेटवर्क का यूज करके क्या बनाया?
एक 45 Mbps का एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया, जिससे 45 Mbps की ट्रांसफर स्पीड उन्हें गेन होती थी। ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइम पे, इसी के आसपास ही 80s 81 के आसपास एक पर्सन थे, जेनेवा में रहते थे और वो एक ऑफिस में काम करते थे। एक पर्सन थे जो जेनेवा में रहते थे और एक ऑफिस में काम करते थे। बेसिकली उनका काम था कि फाइल्स को चेक करके आगे प्रोसेस करना। तो उस समय नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। नेटवर्क तो था लेकिन डेटा ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं थी। तो वो बार बार हर एक पर्सन के सिस्टम पे जाते, फाइल चेक करते और फिर आगे के लिए कहते कि ठीक है, अब इसको आगे भेजो। तो उन्होंने कहा कि हमें बार बार हर सिस्टम पे जाना पड़ता है, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि अपने सिस्टम से बैठे बैठे हम उस पर्सन की फाइल को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने कुछ रिसर्च किया और कुछ कॉन्सेप्ट निकाला और वहीं से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला हाइपर लिंकिंग का। किसका कॉन्सेप्ट निकाला? हाइपर लिंकिंग का। मतलब नेटवर्क पे डेटा विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। और वो पर्सन और कोई नहीं थे, WWW के इन्वेंटर, मतलब इंटरनेट के इन्वेंटर मिस्टर टिम बर्नर्स ली थे। तो बेसिकली जब टिम बर्नर्स ली ने ये भी सुविधा पहुंचा दिया कि आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपके डेटा भी जा सकते हैं, तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें शुरू हुई। तो फिर नेट पे, इंटरनेट पे यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोग अपनी मनमानी न कर पाए। ठीक है, नेट पे जो है वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोग अपनी मनमानी ना कर पाए कि कोई अपना अलग डिवाइस यूज कर रहा है, कोई अपना अलग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे दिक्कतें ये आती कि अगर सपोज गूगल अपना यूज कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट अपना यूज कर रहा है। अब जिसने एक बार गूगल का प्रोडक्ट परचेज कर लिया वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं यूज कर सकता, और जिसने माइक्रोसॉफ्ट का परचेज कर लिया वो गूगल का नहीं कर सकता। तो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली ये ऐसे थे जो एक अलायंस थे, मल्टीपल कंपनीज के अलायंस थे, सारी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करती थी और वो लोग बेसिकली स्टैंडर्ड बनाते थे। स्टैंडर्ड कि अगर ये हार्डवेयर डिवाइस USB 2.0 की है तो ये इस तरह से डिजाइन होगी। अब जितनी भी डिवाइसेस USB की डिजाइन होंगी वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके डिजाइन होंगी, इसी मॉडल को मतलब फॉलो करके डिजाइन होंगी। USB 3.0 की कोई डिवाइस है तो USB 3.0 को फॉलो करके ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो इसी चीज को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये चीजें बनाई गई। तो उसमें जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड। क्या नाम था? द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड। तो ये क्या करते थे? ये बेसिकली ये चेक करते थे कि जो भी चीजें इंटरनेट पे परफॉर्म हो रही हैं, जो भी चीजें इंटरनेट पे परफॉर्म हो रही हैं, उसमें जो एक्टिविटीज होनी है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं इंटरनेट पे, उसको ये मॉनिटर करने का काम करते थे। उन एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करने का काम करते थे। तो बेसिकली ये बने कब थे? 1983 में बने थे और इनके फर्दर दो पार्ट थे। ठीक है, इनके फर्दर दो पार्ट थे। आप कह सकते हो कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो IAB द इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे वाला IETF तो कई बार पूछा गया है। IETF का फुल फॉर्म था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो ये क्या करते थे? ये बेसिकली ये चेक करते थे कि इंटरनेट जो हो रहा है उसमें कौन सी प्रोटोकॉल्स कौन डिजाइन कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कितना फिजिबल है, ये सारी चीजें। तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट होता था उसको ये मेंटेन और मैनेज करने का काम करते थे। उसके बाद आता था इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, IRTF। और ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते थे, जो IAB ने
सॉरी IETF ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया है कि हाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, उस पे ये रिसर्च करके उसको रियल में इंप्लीमेंट करने का काम इस डिपार्टमेंट का था, IRTF का। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन थे। उसके बाद एक बना आपका इंटर NIC इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो बेसिकली ये 3 कंपनियों का एक ज्वाइंट अलायंस था। वो तीनों कंपनियां थी आपकी, ये कौन कौन सी? जनरल एटॉमिक्स, AT&T एंड नेटवर्क सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेशन। इनका मेन मोटिव क्या था कि जो नेटवर्किंग या नेटवर्क इंफॉर्मेशन है उसको और ज्यादा आसानी से लोगों तक, बेसिकली रिसर्च पर्सन या जो एजुकेटर्स थे उनको आसानी से उस डेटा को पहुंचाया जाए, उसके लिए इन लोगों ने काम किया। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो इंटरनेट को इजी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की इन लोगों ने, और आज का इंटरनेट इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं लोगों ने इसको गवर्न किया। उसके बाद हमारा एक सेपरेट टॉपिक है जो है क्या? इंटरनेट का आर्किटेक्चर। तो बेसिकली अगर इंटरनेट की आर्किटेक्चर की बात करें तो इंटरनेट इज जनरलाइज्ड, एक जनरल आर्किटेक्चर है। इंटरनेट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरनेट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी इंटरनेट है वो सब की पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन इस पब्लिक प्रॉपर्टी को भी मैनेज किया जाता है, गवर्न किया जाता है। गवर्न इन द सेंस टेक केयर किया जाता है, केयर करी जाती है, कोई गलत ना करने पाए। तो उसके लिए कुछ नेट एटिकेट्स बना दिए गए जो एग्जाम में आपके आते हैं कि नेट एटिकेट्स क्या है, कि आप किसी से कैसे बात करोगे, किसी अननोन पर्सन से कैसे बात करोगे, किसी मैसेज को कैसे रिप्लाई करोगे। तो वो एटिकेट्स हैं। जैसे आपको छोटी क्लासेस में आपको एटिकेट सिखाए गए थे कि बेटा खाना खाना है तो इस तरीके से खाना है, किसी से बात करनी है तो कैसे बात करनी है, कोई आपको कुछ दे तो उसको कैसे थैंक यू बोलना है, इस तरह की चीजें आपको भी सिखाई गई थी। तो वो आपके एटिकेट्स थे। तो ऐसे इंटरनेट के भी कुछ एटिकेट्स हैं, कॉमन रूल्स हैं जो हर पर्सन को फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली आर्किटेक्चर ने क्या किया कि जो ये जनरलाइज्ड इंटरनेट था इसको इन्होंने वर्ल्ड बेस्ड कैसे फैलाया जाए उसका एक आर्किटेक्चर पूरा प्रिपेयर किया, उसका एक मॉडल पूरा का पूरा प्रिपेयर किया गया। क्योंकि हर कंट्री में अपना अलग अलग स्पेसिफिक नेटवर्क है, तो उन सबको एक जगह कैसे कनेक्ट किया गया, इसकी पूरी संरचना जो थी, इसका पूरा मॉडल जो था वो आर्किटेक्चरल मॉडल कहलाया। तो द डाइवर्सिटी among networks connected to the internet is partially due to an evolution of technology resulting in new networks having higher reliability। तो बेसिकली वही चीज है कि जो डाइवर्सिटी थी, हमारा भाई हम कुछ और नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप कुछ और नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपकी स्पीड कुछ और है, हमारी स्पीड कुछ और है। तो इसको कैसे मैनेज किया गया? तो बेसिकली इसके लिए क्या हायर लेवल की रिलायबल टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी गई। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, इस ग्राफ को हम समझाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को हम नहीं बताएंगे क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इस ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपके लिए है, आप इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली अगर एक नेटवर्क हमारे पास नेटवर्क 1 है और एक नेटवर्क हमारे पास क्या है, नेटवर्क 2 है, तो हमने कहा कि डाइवर्सिटी है दोनों में, इनका अलग कॉन्सेप्ट है, इनका अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। ठीक है, दिल है कि मानता नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये बात करना चाह रहे हैं, तो कैसे बात करेंगे? तब तक बात नहीं कर पाएंगे जब तक ये और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते। तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे? उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट वन इज योर गेटवे। तो गेटवे एक मीडियम है जिससे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो गेटवे बेसिकली, गेटवे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी बात को हमारे तरह समझा देगा और हमारी बात को आपके तरीके से समझा देगा। बेसिकली ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। अगर गेटवे ना होता तो क्या होता? गेटवे ना होता तो दुनिया वीरान होती। कैसे? जरा इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास BSNL का नंबर है, मेरा नंबर BSNL का है, लेकिन हम जियो वाले को फोन करते हैं
तो जियो वाले को फोन लग जाता है। वो कैसे लगता है? इसी गेटवे की हेल्प से लगता है, क्योंकि जियो का अपना एक अलग आर्किटेक्चर है। जियो इज अ 4G नेटवर्क, ना तो 2G है, ना तो 3G है, ना तो 1G है। जियो इज अ 4G, बट बीएसएनएल इज अ 2G 3G। 4G तो अभी आया ही नहीं बीएसएनएल का, ठीक है। कहते हैं लेकिन स्पीड 2G के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी बन जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ गेटवे ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक गेटवे का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि डिफरेंट नेटवर्क को क्या करा जाए, कनेक्ट किया जाए। आफ्टर दैट कुछ एड्रेस स्कीम्स लाई गई कि भाई नेटवर्क में कोई बात कर रहा है, मान लो नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में कोई बात कर रहा है, तो गेटवे को ये एंट्री, गेटवे इज द गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी भी मेंटेन करने का काम करेगा। तो उससे ये पता होना चाहिए ना कि नेटवर्क 1 का कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क 2 के कौन से कंप्यूटर से बात कर रहा है, नेटवर्क 1 का कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क 2 के कौन से कंप्यूटर से बात कर रहा है। तो इसके लिए एड्रेस स्कीम्स लाई गई। क्या लाया गया? एड्रेस स्कीम लाया गया। बेसिकली अगर नेटवर्क एड्रेस की बात करें तो नेटवर्क एड्रेस इज इक्वल्स टू आपका होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क आईडी जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, और होस्ट आईडी आपका एड्रेस, ठीक है, जिस नेटवर्क में आप हो वो प्लस आपका नेटवर्क। जैसे हम बात करें तो मेरा बीएसएनएल का फोन नंबर है, तो बीएसएनएल इज माई नेटवर्क आईडी, बीएसएनएल इज माई नेटवर्क आईडी, और होस्ट आईडी जो हमारा मोबाइल नंबर है, दैट वन इज माई होस्ट आईडी। होस्ट आईडी डॉट नेटवर्क आईडी डॉट होस्ट आईडी इज इक्वल्स टू एड्रेस, ठीक है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? एड्रेस कहलाता है, ठीक है। अब नेटवर्क आईडी क्या है? जो नेटवर्क, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आईएसपी है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें प्रोवाइड करेगा क्या? नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी क्या होगा? जो हमारा एड्रेस होगा, जो आईपी हम यूज कर रहे होंगे या फिर जो भी एड्रेस मैकेनिज्म हम यूज कर रहे होंगे उसका कॉम्बिनेशन। तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? एड्रेस हो जाएंगे। तो बेसिकली एड्रेस क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। एड्रेस क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए समझ लो, मान लो तुम्हारे घर में दो लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। कोई तीसरा आया तो उसका नाम क्या रखोगे? ए या बी रखोगे या सी रखोगे? सर सी। जाहिर सी बात है उसका नाम सी रखोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम बोले ए और मान लो तीसरे वाले का नाम भी ए रख दिए, तो पहला वाला ए और तीसरा वाला ए दोनों चले आए, तो दोनों चले आएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। या हो सकता है दोनों ना आए, वो कहे कि तुमको बुलाए हैं, वो कहे तुमको बुलाए हैं। इसीलिए घर में देखो बच्चों के नाम अलग अलग रखे जाते हैं, कभी भी सेम नाम नहीं रखे जाते एक घर में। तो आपका घर इज अ लैन 1, नेटवर्क 1, वहां पे आप सेम नाम के कंप्यूटर नहीं रख सकते, ठीक है। सेम एड्रेस के कंप्यूटर विद इन अ सिंगल नेटवर्क नहीं हो सकते। लेकिन आपके पड़ोसी का घर, अब आपके यहाँ दो लोग हैं, उनका नाम ए बी रखे हो, लेकिन पड़ोसी क्या ए बी रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे, क्योंकि पड़ोसी का नेटवर्क अलग नेटवर्क है। पड़ोसी का नेटवर्क क्या है? अलग नेटवर्क है। तो पड़ोसी भी अपने बच्चों के नाम ए और बी रख सकते हैं, ठीक है। तो बताने का कॉन्सेप्ट ये था कि एक सिंगल नेटवर्क में सेम नाम के कंप्यूटर या सेम एड्रेस के कंप्यूटर नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे नेटवर्क में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कैसे? मान लो यहां पे नेटवर्क 1 में एक पीसी है जिसका नाम ए रखा गया, तो इसका एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क 1.a, नेटवर्क 1.a। और नेटवर्क 2 में भी एक पीसी है जिसका नाम ए है, तो उसको कैसे बुलाएंगे? नेटवर्क 2.a। कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन अगर नेटवर्क 1 में ही दो पीसी हैं और दोनों के नाम ए हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि नेटवर्क 1.a और नेटवर्क 1.a, तो कौन सा नेटवर्क 1.a? दो नेटवर्क 1.a हैं, तो वहां पे कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं कोलिजन, कंफ्यूजन।
ठीक है, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आएगा। ठीक, जब भी कभी डुप्लीकेट आईपी होती है तो कौन सी एरर आती है? आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो बेसिकली एड्रेस मैकेनिज्म्स यूज करे गए, और एड्रेस मैकेनिज्म में आपका जो सबसे जनरल एड्रेस मैकेनिज्म है वो है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो आईपी बेसिकली दो टाइप की होती है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 अभी यूज नहीं हो रही है, लेकिन मे बी 5G टेक्नोलॉजी जब इंप्लीमेंट हो जाए तो आईपी वर्जन 6 यूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कनेक्टिविटी है कंप्यूटर्स की वो काफी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे आईपी वर्जन 6 में। तो अभी आईपी वर्जन 4 ही हम देखते हैं। तो आईपी वर्जन 4 32 बिट का एक एड्रेस है, 32 बिट इन द सेंस ऑफ कि यहां पे 4 ऑक्टेट होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। आपको यहां एक हम एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे ये आप देखो तो ये 4 ऑक्टेट हैं। 128 पहला ऑक्टेट, 141 दूसरा ऑक्टेट, 201 इज थर्ड एंड 214 इज अ फोर्थ ऑक्टेट। तो 4 ऑक्टेट हैं और हर एक ऑक्टेट कितने बिट का है? 8 बिट का है। हर एक ऑक्टेट कितने बिट का है? 4 बिट का है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया? 32 बिट हो गया। ठीक, क्वेश्चन आता है कि आईपी में ऑक्टेट कितने होते हैं? 4। एक ऑक्टेट की साइज कितनी होती है? 8 बिट। टोटल आईपी की लेंथ क्या होती है? 32 बिट होती है। और आईपी के ऑक्टेट सेपरेट कैसे होते हैं? तो डॉट ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, डॉट सिंबल या ऑपरेटर का यूज करके आईपी जो होती है वो क्या होती है? सेपरेट करी जाती है। क्लियर? यस सर। ओके, तो बेसिकली अगर आईपी की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्न, CERN। ठीक है, जो मिस्टर टिम बर्नर्स ली का ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम सर्न नहीं था। तो ये W3 कंसोर्टियम जो है वो ये सारे एड्रेस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया। अब आईपी की क्लासेस की बात करें तो आईपी बेसिकली क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसके लिए आईपी के क्लास बनाई गई। तो टोटल 5 क्लासेस यहां पे होती हैं आईपी की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, अब हर एक क्लास का एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक क्लास में अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं और सबका अपना अलग मैकेनिज्म होता है। तो ये हम लोग कल की क्लास में आईपी की क्लासेस की बात करेंगे। ठीक है, कि आईपी की क्लास क्या होती है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने IAB एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? IAB हाँ, सर उसका फुल फॉर्म तो इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, फिर बाद में इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड हो गया। नहीं तो आईएबी आपका इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड ही है, बेसिकली आर्किटेक्चर ही डिसाइड करता था आईएबी आपका। तो सर इसका फुल फॉर्म क्या लिखा जाएगा? देखो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, तो अगर आर्किटेक्चर आ रहा है तो आर्किटेक्चर कर देना, एक्टिविटीज आएगा तो एक्टिविटीज कर देना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके सर। दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। जैसे माउस का अगर आता है तो माउस इज अ, तो आपका कभी भी इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस नहीं आएगा। लेकिन अगर माउस में आता है तो वहां पे आप पॉइंटिंग डिवाइस ज्यादा स्पेसिफिक है तो वहां पे जाते हो। तो यहाँ पे अगर हम आईएबी की बात करें तो एक्टिविटीज ज्यादा स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर आपके आईटीएफ और आईआरटीएफ आ जाते हैं। यस सर। ठीक, ओके सर। एनी अदर? नो सर। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? ओके, तो फिर आईपी की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेंड करें।